Today we will discuss about the structure of benzene, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और बेंजीन के स्ट्रक्चर पर जो है वो दो क्लासें लगती हैं। आज मैं फर्स्ट लेक्चर इसका कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पर, और कल भी हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो बिकॉज इट इज़ क्वाइट a discussion topic and it is quite a vast topic to discuss. It is not like the structures of methane, ethane, ethene or ethine. They were so much simple, but the structure of benzene is so much complicated because it is not acyclic, it is cyclic structure. So structure of benzene में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी, लाइक ए स्टोरी, इसको हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे पास थे उनका नाम था माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे वॉज अ फिजिसिस्ट एज वेल एज ही वॉज अ केमिस्ट। माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था बेंजीन को। सो ही डिस्कवर्ड बेंजीन इन 1825। 1825 में माइकल फेराडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया था। अच्छा, और उसका फॉर्मूला भी उसने बताया था कि बेंजीन जो होता है उसका फॉर्मूला जो है वो C6H6 होता है। अच्छा, फार्मूला उसने किस तरह से बताया होगा? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होता है उसके फार्मूले को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंबस्चन एनालिसिस। तो बाय यूजिंग कंबस्चन एनालिसिस माइकल फेराडे ने बेंजीन का फार्मूला बताया। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले को मालूम किया था 6 स्टेप मेथड में। उसमें सबसे ऊपर जो हेडिंग डाली थी वो कंबस्चन एनालिसिस की डाली थी, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं और उसको जलाने के बाद इतना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए डिफरेंट मेथड्स को, स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनली हम लास्ट स्टेप में मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आता है। तो माइकल फेराडे ने भी वैसे ही जो भी कंपाउंड बेंजीन डिस्कवर हुआ था उसको उसका कंबस्चन करवाया होगा, उसको हवा की मौजूदगी में जलाया होगा और जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला होगा, और उसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए उसने बेंजीन का फॉर्मूला बता दिया होगा। सिंपल सी बात है कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसके ऊपर उसका फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ होता। पानी आप पीते हैं तो पानी के हर बूंद में H2O नहीं लिखा हुआ होता। ग्लूकोज के हर जर्रे में C6H12O6 नहीं लिखा होता। चीनी के हर दाने में C2H10 नहीं लिखा होता। तो कैसे पता लगता है? कंबस्चन एनालिसिस करके। मतलब हमारा बच्चा क़यामत तक ये सोचते हुए रह जाता है कि पता कैसा लगता है फार्मूला साइंटिस्ट को। ये बहुत सिंपल मेथड है, कंबस्चन करके आपने किया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि बेंजीन का फार्मूला C6H6 है, ठीक है। तो ये माइकल फेराडे को ये बात बहुत पहले ही पता लग गई, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वो नहीं बना पाया बिकॉज उस दौर में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस तो डिस्कवर हो चुके थे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, लेकिन ना ही इसका फॉर्मूला जनरल फार्मूले के लिहाज से अल्केन जैसा था, ना ही अल्कीन जैसा था, और ना ही अल्काइन जैसा था। अगरचे 6 कार्बन है बट ये हेक्सेन नहीं है, वो तो C6H14 होता है। ये हेक्सीन नहीं है, वो तो C6H12 होता है। ये हेक्साइन नहीं है, वो तो C6H10 होता है। ये तो C6H6 लिखा हुआ है। तो उसने बोला कि भाई आई कैन नॉट डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये फेराडे ने डिस्कवर तो किया था इस कंपाउंड को, लेकिन फार्मूला उसने नहीं डिस्कवर किया था क्योंकि उस दौर में कोई भी साइक्लिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ था। तो सबसे पहला साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बेंजीन का बनाया था उस साइंटिस्ट केमिस्ट का नाम था कैक्यूल। तो पहला स्ट्रक्चर जो हम जानेंगे इट इज़ कॉल्ड कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। तो आज का पहला टॉपिक है कि हम डिस्कस करेंगे कैक्यूल्स स्ट्रक्चर के बारे में। एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मनी में रहने वाले केमिस्ट थे, कीमियादान थे, जिनका नाम था ऑगस्टस कैक्यूल। ऑगस्टस कैक्यूल ने बेंजीन का स्ट्रक्चर पहली बार बताया था कि बेंजीन जो है वो असल में एक हेक्सागोनल रिंग की तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा विथ डबल बॉन्ड, और उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे कहाँ पर? ऑन अल्टरनेट पोजीशंस पर। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल। अच्छा,
कैक्यूल के दौर में भी उससे पहले तक जो है वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन के बारे में सब जानते थे। एक बहुत मशहूर एक वाक़या हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं कैक्यूल्स ड्रीम, जिसको केमिस्ट्री में कैक्यूल का ख्वाब भी कहा जाता है। दोपहर के वक्त वो कैक्यूल बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, और उसने आखिरकार फिर वो सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। और सोने के बाद उसने ख्वाब में देखा एक सांप को, एक स्नेक को, और वो सांप कैसा था, वो सांप ऐसा था कि वो सांप अपने ही जो है वो टेल को बाइट कर रहा था, अपने ही दुम को जो वो सांप जो था वो खा रहा था, काट रहा था अपने दुम को। स्नेक गेम में जैसे होता है कि सांप अपने दुम को काट लेता है, नोकिया वगैरह में खेला होगा आपने। तो उसने उसकी आँख लग गई, आँख खुल गई उसके बाद फिर तो उसने फिर अपने ख्वाब को सोचा कि मैंने ख्वाब क्या देखा, कि एक सांप को देखा जो अपने दुम को काट रहा है। तो उसने सोचा कि यकीनन हम ऐसा भी तो एक चेन बना सकते हैं ना जो इस तरह के क्लोज में हो, सर्किल में हो, साइकिल में हो। तो ये पहली बार उसने उसके माइंड में ऐसा आया कि हम कोई साइकिलिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आखिरकार फिर बेंजीन, तो कैक्यूल ने क्या किया, 6 कार्बन एटम को उसने जो है वो इस तरह से लगा दिया, ठीक है, और हर कार्बन के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिए, और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरह से हेक्सागोनल रिंग शेप स्ट्रक्चर तैयार हुआ बेंजीन का, जिसमें अल्टरनेट पोजीशंस पर, कॉन्जुगेट पोजीशंस पर, एक छोड़ के एक पर डबल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स थे। उसने इसको इस तरह भी बना दिया और उसको दूसरे अंदाज से भी बना सकते थे। तो उसको इस तरह से बना सकते हैं कि सारे डबल बॉन्ड्स इस तरह से हम लगा दें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। अब नाउ हम क्या डिस्कस करते हैं, द ऑब्जेक्शंस रेज्ड ऑन कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। इस कैक्यूल के स्ट्रक्चर पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी किए थे। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द 2 objections which were raised on Kekule's structure, and the examiner asks these questions as well. Asked the question as well in the paper, in the examination. So first objection was the saturated nature of benzene, that in spite of the presence of pi bonds or double bonds in benzene, benzene behaves like a saturated compound, but it should behave like an unsaturated compound, because in benzene you can find 3 pi bonds here, and in organic chemistry whenever there is a pi bond, means double or triple bond in a compound, then it means that this compound is highly unsaturated in nature and it must undergo addition reactions instead of substitution reactions, जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन बेंजीन का जो नेचर था वो सैचुरेटेड साबित होता था। कैसे? अब बेंजीन अगर मान लो कि पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, तो हम सब जानते हैं 2 अनसैचुरेशन टेस्ट के बारे में हमने पढ़ रखा है कि अगर बेंजीन अनसैचुरेटेड होगा तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी ये पॉजिटिव देना चाहिए उसको, और साथ में KMnO4 टेस्ट भी इसको पॉजिटिव देना चाहिए। तो लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं, अगर आप रिएक्शन करो बेंजीन का, लाइक C6H6 है, इसका रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन से करो, Br2 से करो, ब्रोमीन वाटर से करो, दिस इज़ ब्रोमीन वाटर, तो होता क्या है रिजल्ट में, आपको ब्राउन कलर डजंट डिस्चार्ज, ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होता। इसका मतलब कि ये आपका नेगेटिव टेस्ट आ जाता है कि बेंजीन में अनसैचुरेशन नहीं है, बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरा, अगर आप यही C6H6 ले लो और इसका KMnO4 से रिएक्शन करा दो, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा, तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, पर्पल कलर को डिकलराइज होना चाहिए। बट द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डजंट डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये भी नेगेटिव टेस्ट, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड है और वो ये दोनों टेस्ट नेगेटिव दे दे। इन दोनों टेस्ट को तो लाजमी पॉजिटिव देना चाहिए, बिकॉज इसमें पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड नेचर होना चाहिए इसका।
बट देखा जाए तो बेंजीन देखने में स्ट्रक्चर में आपको लगता है कि अनसैचुरेटेड है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड नहीं होता, वो सैचुरेटेड होता है। अब क्यों होता है ऐसा, इसकी बहस तो आगे आएगी। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्शंस थे। पहला ऑब्जेक्शन था जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर पर लगाया गया कि भाई अगर तुम ये कहते हो कि 3 जगह पर पाई बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, तो लाजमी उसको ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए था, बेंजीन को अनसैचुरेटेड होना चाहिए था। तो इसका तो जवाब दो हमें तुम कि बेंजीन सैचुरेटेड क्यों है, ठीक है, अगर आपने लगा ही दिया है 3 बॉन्ड तो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन which was raised on Kekule's structure. Now the second objection which was raised on Kekule's structure was the problem or objection of bond angle. Bond angle के बारे में देखो, एक बात याद रखो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, 1 या बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती है, 1.3 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है बॉन्ड लेंथ, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है इससे। तो होना क्या चाहिए, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आना चाहिए था वो आना चाहिए था डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल, उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल होना चाहिए था। डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल से मुराद ये कि परफेक्ट हेक्सागोनल नहीं होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए था उसका, इस टाइप का, जिसके अंदर जहाँ पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए था। सॉरी, यहाँ मैंने डबल ट्रिपल कर दिया, दिस शुड बी द डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ओके, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए था बेंजीन का, जिसमें डबल बॉन्ड वाले साइज़ छोटे होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले साइज़ जो है वो बड़े होते हैं। तो एक परफेक्ट हेक्सागोनल के बजाय एक डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल बनना चाहिए था, बट ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। जब बेंजीन का जब हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो परफेक्ट हेक्सागोनल होता है। परफेक्ट हेक्सागोनल से मुराद के सारे बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होते हैं, चाहे जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो ना 1.3 होता है ना 1.5 होता है, वो 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका मीडियन होता है। और ये कैसे पता लगाया गया, ये लगाया गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया गया तो पता लगा कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो तो पूरा का पूरा परफेक्ट हेक्सागोनल आ रहा है। अगर बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड अगर मिक्स होते हैं तो लाजमी से बात है डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है, सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होता है, तो हमें जो शेप मिलना चाहिए वो डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल मिलना चाहिए, लेकिन शेप तो परफेक्ट हेक्सागोनल होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये 2 ऑब्जेक्शंस थे जो कि रेस किए गए कैक्यूल के स्ट्रक्चर पर, एक बॉन्ड लेंथ का मसला और एक बेंजीन के सैचुरेटेड नेचर का मसला। एंड दिस वाज नॉट प्रूवन बाय कैक्यूल, और कैक्यूल जो है वो उसको प्रूव नहीं कर सका कि आखिरकार ऐसा क्यों है, लेकिन दूसरे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको प्रूव करने की कोशिश की। तो सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर्स सेंट्रिक फार्मूला। दूसरा साइंटिस्ट है, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर पेश किया था, इसको हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर्स सेंट्रिक फार्मूला। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि द 4th वैलेंसी ऑफ एवरी कार्बन एटम इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बेंजीन रिंग। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर्स सेंट्रिक फार्मूला कहते हैं। इसमें जो कार्बन का जो बॉन्ड बना होता है ना वो दूसरे कार्बन के साथ नहीं बना होता। इसमें कहते हैं कि कार्बन का जो चौथी वैलेंसी है, द 4th वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बेंजीन रिंग, कि चौथी वैलेंसी कार्बन ने इधर और इधर नहीं बनाया बल्कि बीच में बनाया है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर ने एक 1.5 बॉन्ड का कॉन्सेप्ट उन्होंने पेश किया। एक तो सिंगल बॉन्ड बचपन से पढ़ते आए हैं, डबल बॉन्ड भी पढ़ते आए हैं, इन्होंने जो है वो 1.5 बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पेश किया कि हर कार्बन कार्बन एटम के बीच में 1.5 बॉन्ड है, ना सिंगल है ना डबल है, 1.5 है दोनों के बीच में, ठीक है। बट दिस कॉन्सेप्ट लैक्स इन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस एंड प्रैक्टिकल वेरिफिकेशंस। इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं दिया गया था, कोई मतलब कि एविडेंसेस नहीं थे, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया गया था। बस उन्होंने एक बात अपने हाइपोथेटिकली उन्होंने एक बात बता दी कि भाई 1.5 बॉन्ड बना हुए ना, इधर है ना उधर है, बीच में बॉन्ड है। इस वजह से जो है वो क्या हो रहा है कि 1.4 आ रहा है, 1.3 1.5 नहीं आ रहा। बट चूँकि साइंस तो प्रूफ मांगती है, सबूत मांगती है, इसलिए फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया इस कॉन्सेप्ट को।
फिर तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आया जो फाइनल कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस मॉडल, रेजोनेंस मॉडल ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस मॉडल पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिनस पॉलिंग। ये लिनस पॉलिंग वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ भी बताई थी तमाम एलिमेंट्स की। पॉलिंग स्केल जिसको हम कहते हैं, फ्लोरीन को 4.0, सीजियम के 0.7 जिन्होंने दिया था, ये वही साइंटिस्ट हैं लिनस पॉलिंग। इन्होंने ही बेंजीन का एक्यूरेट स्ट्रक्चर बताया था। इन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया कि बेंजीन रिंग उन्होंने बनाई और बेंजीन रिंग के साथ इसके सेंटर में उन्होंने क्या कर दिया, एक सर्किल लगा दिया। उन्होंने सेंटर में इसके एक सर्किल बना दिया और ये सर्किल क्या शो करता था, दिस सर्किल शोज दैट द रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, और पाई बॉन्ड की रोटेशन को ही हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। अगर पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में ओवरऑल कहीं पर मूव करता है उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। जैसे आपने एक रेजोनेंस वहाँ पर देखी थी होते हुए जब इथाइन की हाइड्रोलिसिस की जाती है, इथाइन के जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो विनाइल अल्कोहल बनता है। विनाइल अल्कोहल में क्या होता है, पाई बॉन्ड OH ग्रुप और कार्बन से हट के जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में जाता है, घूम जाता है, फिर एसिटाल्डिहाइड या इथानॉल की फॉर्मेशन होती है, जो टॉटोमेरिज्म जो हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर रेजोनेंस हो रही थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे जिसमें विनाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा था इथानॉल या एसिटाल्डिहाइड के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस का मतलब होता है पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड का घूमना, रोटेट करना थ्रू आउट द रिंग। तो ये लिनस पॉलिंग कहा करते थे बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड रोटेट करता है, कि जैसे पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे भी रहता है, इस पे भी रहता है, और ये पाई बॉन्ड इधर से इधर से इधर से ये मूव करता रहता है, घूमते रहता है, और उसी पाई बॉन्ड की रोटेशन की वजह से जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर सैचुरेशन आती है, स्टेबिलिटी आती है, और इस तरह से वो उसका पाई बॉन्ड मजबूत हो जाता है। नॉर्मल पाई बॉन्ड्स की तरह नहीं होता बल्कि एक स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड बनाता है बेंजीन ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड की रोटेशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो वहाँ मैं आपको कंप्लीट डायग्राम से ड्रॉ करूँगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के अंदर कि पाई बॉन्ड घूमता किस तरह से बेंजीन रिंग के अंदर। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल यू अबाउट, ठीक है, कि ऐसा कैसे होता है एक छोटे से एक मॉलिक्यूल बेंजीन के अंदर। तो ये जो सर्किल बना होता है, ये जो दायरा बना हुआ है, जो गोल बना हुआ है अंदर इसके, दिस इज एक्चुअली द टेलिंग यू अबाउट द रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड रोटेट करता है, और यही आपका रेजोनेंस मॉडल है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। बट क्योंकि कैक्यूल ने भी पहली बार एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का एक नज़रिया पेश किया था, इसलिए ऑगस्टस कैक्यूल को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज भी दुनिया भर के बच्चे बेंजीन को ऐसे ही बनाते हैं। अगरचे गलत स्ट्रक्चर है बट उसको ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे बेंजीन को बनाते हैं दुनिया में, किताबों में भी बहुत कम ऐसे बना होता है, कहीं कहीं पर ऐसे मिल जाएगा, ज़्यादातर ऐसे मिलता है, बिकॉज इसने एक बड़ा काम किया था ऑगस्टस कैक्यूल ने। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट मतलब बेंजीन का हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर, हाउ टू फॉर्म इट। देखिए सबसे पहली बात तो बेंजीन, अगर आप बेंजीन का लेविस स्ट्रक्चर या इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो दिस वन इज बेंजीन। हियर यू कैन सी 6 कार्बन एटम्स एवरीवेयर। हर कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड मौजूद है, हर कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसका मतलब हर कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, हर कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, बिकॉज हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब भी होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। 2p2 को 2px, 2py, 2pz में ब्रेक कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 0, एंड दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा वैलेंस शेल से होती है, 1s को मिटा दिया और s से एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा कहाँ पर, 2pz पर, तो ये हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब चूँकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे जो है वो आपके पास ये पूरे के पूरे आपके पास हाइब्रिडाइज होंगे, और 2pz जो होगा आपके पास वो कैसा होगा, वो होगा अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अब इसमें हर कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम है, 6 के 6 कार्बन एटम
जो है वो आपके पास किस तरह से होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और 6 के 6 कार्बन एटम का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा और 6 के 6 कार्बन एटम के बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक पहला कार्बन, ये टॉप वाला, ये वाला कार्बन ही मैंने यहां बनाया, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर, पंखे की पंखड़ी, और यहां पर 120 डिग्री हर एक जो है वो कार्बन आपको यहां पर 120 डिग्री एंगल के साथ मौजूद होगा। सारे के सारे जितने भी 6 के 6 कार्बन एटम हैं सब के सब 120 डिग्री एंगल मौजूद होंगे। ये पहला कार्बन है, यहाँ पर आपको दिखा है, यहाँ पर पूरा इसका एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, शॉर्टर लोब भी मैंने दिखाए, हर एक ऑर्बिटल के ऊपर sp2 लिख दिया, सब पे एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो एक sp2 के साथ एक ऑर्बिटल के साथ तो एक हाइड्रोजन मिल गया, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर एक ऑर्बिटल से फिर क्या हुआ कि अगला sp2 जुड़ गया, और इस तरह से 6 के 6 जो है वो आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम साथ में सिंगल बॉन्ड से, ये सिग्मा बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ तो है ही, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कार्बन एटम्स के बीच में भी आपको जो है वो सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। तो 6 सिग्मा बॉन्ड आपको कार्बन के बीच में मिलेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और 6 आपको मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो टोटल आपके पास 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है एक अनहाइब्रिडाइज भी रहेगा जो pz ऑर्बिटल होगा, इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज। और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आप जानते हैं कि वो परपेंडिकुलर होता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के प्लेन के। अगर ये आपके पास यहाँ पर अगर इस तरह से मैंने ट्राइगोनल प्लेनर एक कार्बन बनाया है तो उसका pz ऑर्बिटल जो होगा ऐसे करके खड़ा होगा, यूं करके। ठीक है, ये 90 डिग्री पर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ऐसे, सही है। तो ऐसे एक नहीं बल्कि सारे 1 2 3 4 सारे प्लेन पे होंगे, एक कागज के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर सारे के सारे ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और सारे के सारे pz ऑर्बिटल ऐसे करके होंगे, सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे, ताकि पाई बॉन्ड वो बनाएंगे साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर अब मैंने pz ऑर्बिटल को मैं बना नहीं सकता इस तरह से, मुझे बनाना ये था, मेरी नीयत, मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं pz ऑर्बिटल को यूँ बनाता, इसको यूँ बनाता, इसको यूँ बनाता, इसको यूँ बनाता, जैसे मार्कर है वैसे बनाता, लेकिन मुझे बोर्ड इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसे बना सकूँ। बोर्ड 2D बनाता है, 3D नहीं बनाता। तो एक इंप्रेशन देने के लिए मैंने उसको यूँ डॉटेड लाइन से बना दिया। ये नीचे की तरफ नहीं है, ये बाहर यूँ बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 6 के 6, और सिर्फ सामने नहीं है, पीछे भी होंगे, लेकिन दिखा नहीं सकता मैं आपको पीछे भी। मतलब एक जो है वो एक तलवार लेकर या कुछ इस तरह से किल लेकर मैं इसके अंदर इस तरह से घुसा दूं कि इसके आर पार हो जाए आधे में, तो आधा बाहर होगा, आधा पीछे होगा। ये आपके पास आ जाएगा क्या चीज़, pz ऑर्बिटल। समझ रहे हो, बनाते हैं हम ऐसे ही, लेकिन बुक में ऐसे ही बना हुआ होता है, चूँकि हम 2D डायग्राम ही बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते, सिंपल। ठीक है, इसलिए डॉटेड लाइन है इंप्रेशंस की वजह से। अब क्या चीज़ यहाँ पर हो गई कि अब ये मिलेंगे कैसे pz ऑर्बिटल। अब pz ऑर्बिटल को मिलने की 2 पॉसिबिलिटी है, इस तरह से ही मिल सकते हैं आपस में कि ये 2 जुड़ जाएं, ये 2 जुड़ जाएं, ये 2 जुड़ जाएं। ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले फिर ये 2 जुड़ जाएं, फिर ये 2 जुड़ जाएं, फिर ये 2 जुड़ जाएं। अब इसके लिए मैं आपको 2 पॉसिबिलिटी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये मैंने प्लेन बना दिया। ठीक है, अब उसके ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं आपको शो कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, ये सारे pz ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये ऑल pz ऑर्बिटल है सारे के सारे। तो या तो पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि इस तरह से जुड़ जाएंगे आपस में, पाई बॉन्ड, तो पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, है ना भाई। मतलब कि किसी भी तरह से इस तरह से, जैसे मिसाल के पहले हम इसको जोड़ दें, पाई बॉन्ड ये बन गया, फिर इसको जोड़ दें, पाई बॉन्ड ये बन गया, इसको जोड़ दें, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड ये बन गया। ऐसा भी हो सकता है इसके बजाय हम दूसरा काम कर लें, हम पहले इसको जोड़ दें, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसको जोड़ दें, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसको जोड़ दें, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है ना भाई, पॉसिबिलिटी नंबर 1 भी है, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यहाँ पर दोबारा पॉसिबिलिटी 2 ड्रॉ कर देता हूँ कि सेकंड पॉसिबिलिटी भी इसकी है कि दिस इज द सेकंड वन। ये सारे pz ऑर्बिटल प्लेन पर परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना आपको, ये परपेंडिकुलर द प्लेन है, ये सारा पेपर पे मौजूद है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये सारे जो है वो आर पार हुए हैं यहाँ पर क्या चीज़, आपके pz ऑर्बिटल सारे। अब ऐसे भी तो जुड़ सकता है, सिंपल, हर बच्चे का ये कॉन्सेप्ट है कि सर ऐसे भी तो जुड़ सकता है, तो 3 पाई बॉन्ड ऐसे ही बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड कभी ऐसे बन जाता है, कभी पाई बॉन्ड ऐसे, कभी 1 जैसा बन जाता है, कभी 2 जैसा बन जाता है। तो क्या होता है, बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड की रोटेशन शुरू हो जाती है।
पाई बॉन्ड रोटेट करना शुरू कर देता है। कभी पाई बॉन्ड यहाँ होता है, कभी ये रेड वाली पोजीशन पर होता है, कभी ग्रीन वाली पोजीशन पर होता है, कभी ये पोजीशन 1 पर होता है, कभी ये पोजीशन 2 पर होता है। इससे क्या होता है, बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड की रोटेशन, इसी रोटेशन को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में रेजोनेंस। यही रेजोनेंस कहलाता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड घूमता है। और इस रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर आ जाती है सैचुरेशन, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, और मॉलिक्यूल हो जाता है स्टेबल, जिसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता। हम जानते हैं पाई बॉन्ड वीक होते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि द पाई बॉन्ड्स आर वीकर इन नेचर, पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, बट बेंजीन का पाई बॉन्ड दुनिया का वाहिद पाई बॉन्ड है जो कि मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। को पूछे आपसे क्यों पाई बॉन्ड का, बेंजीन का पाई बॉन्ड क्यों मजबूत होता है? वजह यह है कि बेंजीन के पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होती है, बेंजीन का पाई बॉन्ड रिंग के अंदर रोटेट करता है, घूमता है। और इसी रेजोनेंस वाले अगर हमें मॉडल को बनाना है तो तीसरा एक और मॉडल मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, थर्ड मॉडल। और वो किस तरह से मैं बनाऊँगा कि सारे के सारे इस तरह से आपने प्लेन बना दिया, और ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये हाथ जो है, अगर ये प्लेन है बेंजीन रिंग का, ठीक है, प्लेन है, तो उसके ऊपर भी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, नीचे भी पाई बॉन्ड बन रहे हैं। और है ना, दो अलग अलग तरीकों से ऊपर नीचे, चूंकि लोब तो इस तरह से गए हैं ना सारे, यूं 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 यूं, तो ऊपर भी पैरेलल ओवरलैपिंग है, नीचे भी पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड बड़ी तादाद में आ जा रहे हैं, तो एक क्लाउड आ जा रहा है, एक बादल बन जा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इसको हम ऐसे शो करते हैं। तो दिस इज ये पाई बॉन्ड के ऊपर, मतलब ये कह लो कि मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लाउड जनरेट हुआ है और नीचे एक बादल जनरेट हुआ है नीचे। दिस इज द क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और इसी क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर सैचुरेटेड नेचर आती है। वो इतनी तेजी के साथ घूमता है ना ये पाई बॉन्ड, 1 में सेकंडों में हजारों बार इतना घूम जाता है ना ये, कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको क्लाउड बादल जैसा दिख रहा होता है घूमते हुए। और इसी पाई बॉन्ड की रोटेशन की वजह से बेंजीन रिंग कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है, स्टेबल होता है। तभी रेजोनेंस मॉडल के अंदर हम गोल सा दायरा बनाते हैं जो ये शो करता है बेंजीन रोटेट कर रहा है। समझ में आया कंप्लीट स्ट्रक्चर कि क्यों बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बेंजीन रिंग जो है वो पाई बॉन्ड होने के बावजूद इतना ज़्यादा स्टेबल या सैचुरेटेड नेचर का क्यों है, और क्यों एक एक्सेप्शन यहाँ पर लगती है। सो दैट्स इट अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन।